हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप में। मेरा नाम है निधि पाठक। हाँ जी, तो आज हम करेंगे एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपके कॉमर्स सब्जेक्ट के। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट जून 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे हम जो है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। हम जो है एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हैं, तो इसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जो भी आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस है उसके टॉपिक्स इसमें रहते हैं और मैं आपको एमसीक्यू के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी करवाती हूँ। तो आपका यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, प्लस आपको ये भी पता लग रहा है कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनकर आ सकते हैं। क्लियर? तो आप इस सीरीज को जो है बहुत ही अच्छे से देखिए। इससे पहले की जितनी भी वीडियोज हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी 8th क्लास है एमसीक्यू की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। तो जो आपका सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई, वो कौन सी पॉलिसी के थ्रू जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है दैट इज कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी सप्लाई है किसकी, मनी की, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, किस के थ्रू, कौन सी पॉलिसी के थ्रू जो है वो क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो हमारे पास ऑप्शंस है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। तो हमारे पास आंसर आएगा मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है क्रेडिट सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ मनी को जो है वो कंट्रोल करता है थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि आपका कैश रिजर्व रेशियो हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और जो आपकी गवर्नमेंट है वो मनी को कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मनी की इकोनॉमी में फिस्कल पॉलिसी जो है वो अप्लाई करता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है फिस्कल, एंड ये सेंट्रल बैंक की होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको आप आरबीआई कहते हो, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड बाय कंट्रीज सेंट्रल बैंक। तो जो कोई भी कंट्री है उसका सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को जो है इंप्लीमेंट करता है। एग्जाम्पल आरबीआई इन इंडिया, फेडरल रिजर्व इन द यूएसए, ठीक है, टू रेगुलेट द मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। तो जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या डिफ्लेशन हो जाता है तो आपकी जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आता है, उसमें चेंजेस करता है, जैसे कि आपका रेपो रेट बढ़ा दिया या कम कर दिया, या आपका कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया या कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स द सेंट्रल बैंक कैन इन्फ्लुएंस सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो सपोज करो जो आपका आरबीआई है उसने अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो इसमें क्या होगा, अब जो बैंक है जब वो आरबीआई से लोन लेगी तो कम लेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। तो जब बैंक के पास कम पैसा आएगा, बैंक के पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आगे कस्टमर को भी ये पैसा जो है कम सप्लाई कर पाएंगे बैंक, कमर्शियल बैंक। तो जब कस्टमर के पास पैसा नहीं होगा तो वो स्पेंड कैसे करेगा, उसका जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फिस्कल पॉलिसी ऑन द अदर हैंड इज मैनेज बाय द गवर्नमेंट एंड इट डील्स विद टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू रेगुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें आ जाता है आपका पब्लिक डेट, एग्जाम्पल टैक्सेस। तो गवर्नमेंट टैक्स रेट जो है वो बढ़ा देती है अगर इन्फ्लेशन आ जाता है, और अगर डिफ्लेशन आता है तो टैक्स रेट कम कर देती है। अब अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया तो कंज्यूमर जो है वो उसको इनकम पे अपनी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उससे उसकी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि डिमांड लोग जो है वो कम कर पाएंगे इकोनॉमी में। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इट डील्स विद गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज टू प्रमोट इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसे कहते हैं, गवर्नमेंट जब डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसी बनाती है इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कोई बैंक स्टैब्लिश कर दिया या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके लिए कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, इट मैनेजेस द कंट्रीज करेंसी वैल्यू इन द ग्लोबल ट्रेड। तो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है वो स्पेशली आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में यूज होता है, या फिर जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है हमारा, ठीक है, दूसरी कंट्रीज के साथ, उसमें ये पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है। क्लियर? तो आई होप आपको अब सारी ही टाइप की पॉलिसीज के बारे में क्लैरिटी होगी। दैट इज मॉनेटरी, फिस्कल, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम।
सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म? इसमें से कैपिटलिज्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है, इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस बिहेव विद इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट विद लीस्ट सैक्रिफाइस और कॉस्ट। सेकेंड है, द कंट्रीज मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ईदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, देन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड एम्प्लॉयज compete among themselves as the resources and opportunities are limited. Price, the invisible hand plays a predominant role in the flow of the factors of production and consumption. तो यहाँ पे कैपिटलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है कौन सा नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? जहां पे मोटिव जो होता है मेन गवर्नमेंट का वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, ना कि सोशल वेलफेयर, जैसे कि यूएस वगैरह कंट्रीज है आपकी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज द कंट्रीज मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इधर ओन्ड बाय गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ये होता है आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन नहीं करती, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होता है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो गलत है रिलेटेड टू कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म के हम थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स पढ़ लेते हैं। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमी सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप, फ्री मार्केट्स एंड प्रॉफिट ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका ज्यादा रोल नहीं होता, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है उनकी ओनरशिप ज्यादा होती है, वो फ्री होते हैं, वो अपनी मर्जी से जो है कोई भी प्राइस सेट कर सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं इकोनॉमी में। इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट विद मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पे जो भी आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसमैन है, वो क्या करते हैं, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं जितना भी हो सके प्रॉफिट अर्न करने के लिए। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन अमंग बिजनेसेस एंड वर्कर्स डिटरमाइन वेजेस, प्राइसेस एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है प्राइसेस एक्ट एज अ गाइड फॉर रिसोर्स एलोकेशन कॉल्ड इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ। तो जो प्राइसेस हैं वो एक तरीके से क्या होता है, रिसोर्स की किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, किस तरीके से एलोकेट करना है हमने रिसोर्सेज को, वो प्राइस डिसाइड करता है। इसको बोलते हैं हम इनविजिबल हैंड, जो कि कंसेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2, देखो, इट डिस्क्राइब सोशलिज्म वेयर द गवर्नमेंट ओन्स और कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल है यूएसए फॉलो कैपिटलिज्म व्हाइल चाइना हैज एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म। तो जो चाइना है वो सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। इंडिया में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, पाकिस्तान में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। यूएस जो है उसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जहां पे प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जो है वो ज्यादा फ्रीडम है एज कंपेयर टू पब्लिक एंटरप्राइजेस या गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइलेंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट सिंस 1991? इसमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का? ठीक है, तो पहला है द स्कोप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैज बीन एनॉर्मसली एक्सपेंडेड। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर हैज बीन विथड्रॉइंग पार्शियली और फुली फ्रॉम सेवरल ऑफ द एंटरप्राइजेस बाय डिसइन्वेस्टमेंट, और द इंडियन इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंगली एक्सपोज टू फॉरेन कॉम्पिटिशन, या फिर मोनोपोली और डोमिनेंट पोजिशन फॉर पब्लिक सेक्टर इज द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी बाय द पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज फोर्थ ऑप्शन, मोनोपोली ऑफ डोमिनेंट पोजीशन फॉर पब्लिक सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी बाय पब्लिक सेक्टर। देखो, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसमें आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ था, जिसको हम शॉर्ट में एलपीजी भी कहते हैं, उसमें जो है क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कुछ आपके जो गुड्स थे या कुछ जो आपके टाइप ऑफ सर्विसेज थी या गुड्स थी, उसको गवर्नमेंट ने जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर रख लिया, जैसे कि डिफेंस हो गया आपका, ठीक है, रेलवे हो गया, और कुछ चीजों को जो है वो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि उसको प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं उन चीजों को और बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन है मोनोपोली वाला, ये गलत हो गया। सिर्फ पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली नहीं थी उस टाइम पे, बल्कि जो पब्लिक की मोनोपोली थी, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी, उसी को कम कर दिया था, हटा दिया था। तो यहाँ पे देखो, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इंट्रोड्यूस्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो जितने भी लाइसेंसिंग वगैरह थी,
ठीक है, वो सारी रिस्ट्रिक्शन जो थी वो सारी जो है हटा दी थी। तो यहाँ पे देखो द प्राइवेट सेक्टर वाज एक्सपेंडेड एंड द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड इट्स कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री। पहले क्या था, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पहले, एलपीजी से पहले गवर्नमेंट जो है वो हर चीज पे कंट्रोल कर रही थी, गवर्नमेंट का रोल ज्यादा था, ठीक है। लेकिन बाद में जब आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, एलपीजी आया, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपैंड कर दिया और सिर्फ कुछ सेक्टर्स को अपने कंट्रोल में रखा, जैसे कि रेलवे, डिफेंस, ठीक है, देन आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ। देन डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर थे उन्होंने काफी इंडस्ट्रीज को जो है वो सेल आउट कर दिया टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पा रहे थे, जो गवर्नमेंट थी वो उसको संभाल नहीं पा रही थी पब्लिक इंडस्ट्रीज को, तो इससे अच्छा कि वो बंद हो जाए, उन्होंने उसको सेल आउट कर दिया प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट है फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन वाज अलाउड विद रिड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं हम, ग्लोबलाइजेशन से क्या किया हमने, इंटरनेशनल ट्रेड को ज्यादा इंकरेज किया। जो भी आपका टैरिफ पॉलिसीज वगैरह थी, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी पहले इंटरनेशनल ट्रेड पे, उसको हमने थोड़ा सा हटा दिया, बैरियर्स को हटा दिया। एग्जाम्पल देखो, मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लाइक एयर इंडिया एंड बीएसएनएल हैव बीन पार्शियल कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following does not form the part of important information to be incorporated in the memorandum of association as specified in the Companies Act 2013। अब MOA का क्वेश्चन है, कंपनी एक्ट से जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कि इसमें से कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है जो MOA में आता है, ठीक है। द नेम ऑफ द कंपनी एंड द स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड, या फिर द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, या फिर रूल्स, रेगुलेशन एंड बाय लॉज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और फोर्थ ऑप्शन दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो यहाँ पे देखो, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें ये सारी चीजें लिखी होती है, कंपनी का नाम, किस कंपनी, जो कंपनी है किस स्टेट में ऑपरेट कर रही है, ब्रांच कहाँ पे है, हेड ऑफिस कहाँ पे है। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है दैट इज रूल्स, रेगुलेशन और बाय लॉज फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, ये आपका एओए में लिखा होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा होता। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया और हमें नॉट ही पूछा हुआ है, नॉट, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं, ये सारे जो है वो एलिमेंट हैं एमओए के, ठीक है। देखो यहाँ पे, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस अ कंपनी स्कोप, कंपनी क्या करती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस चीज में डील कर रही है, क्या बना रही है, ठीक है। ये सारा जो है एमओए में लिखा होता है, इसे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट कह सकते हो। नेक्स्ट है कंपनी नेम, उसका लोकेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारा लिखा होता है, मेंबर्स की कितनी लायबिलिटी है, कितने प्रमोटर है, कितने डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन कौन है, सबके नेम। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इंटरनल मैनेजमेंट की, ये हमारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया गया होता है, ना कि एमओए में। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, इफ अ कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव इट नीड्स गवर्नमेंट अप्रूवल टू अमेंड द एमओए। अगर कोई भी चेंज कंपनी ने एक बार अगर एमओए बना दिया, अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला डॉक्यूमेंट अगर किसी भी कंपनी ने बना दिया और उसमें कोई भी चेंज करना है, तो कंपनी को पहले गवर्नमेंट से जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंजेस करने हैं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, उसके लिए जो है आप खुद कर सकते हो उसमें चेंजेस। क्लियर। तो आपने दोनों का डिफरेंस पढ़ के जाना है एग्जाम में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एमओए को और क्या बोलते हैं, क्या नाम है, कौन सा इंटरनल मैनेजमेंट में काम आता है, कौन सा एक्सटर्नल मैनेजमेंट में काम आता है, ये सारा पढ़ के जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग सर्विसेज सॉरी एक्टिविटीज विद रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये अकाउंट का क्वेश्चन है जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टॉपिक है आपका, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा +2 में, बीकॉम में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 टाइप्स की एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कौन सी चीज नहीं आती, ये पूछा हुआ है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन देखो, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और डिविडेंड पेड, या फिर कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, या सेल ऑफ फिक्स एसेट्स।
तो हम जो बैंक लोन हमने लिया है उसको, उसकी रीपेमेंट जो हम कर रहे हैं, क्या वो, या फिर इंटरेस्ट जो हमें पे करना पड़ रहा है डिविडेंड पे या डिवेंचर्स पे, या फिर कैश जो हमें पब्लिक डिपॉजिट से आया है, या फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो देखो ये जो फिक्स एसेट्स वाला पॉइंट है ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो है वो पार्ट है, आइटम है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आता है, ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आता है, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। तो अब देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेजिंग और रीपेइंग कैपिटल थ्रू बैंक लोन्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आता है, कोई भी हमने पैसा लेकर आए बिजनेस के अंदर, सोर्स ऑफ फाइनेंस, या फिर कोई हम रीपेमेंट कर रहे हैं, कोई लोन का अमाउंट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सारा फाइनेंसिंग के अंदर आता है। और जो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है जैसे कि लैंड, मशीनरी, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी सेल्स अ बिल्डिंग, इट्स रिकॉर्डेड अंडर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, नॉट फाइनेंसिंग। क्लियर? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आपने इसका जितना भी फॉर्मेट है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो आपने याद कर लेना है। आप कोई भी +2 की बुक या फिर बीकॉम की बुक उठाओ, वहां पे आपको, या फिर ऑनलाइन देख लो, वहां पे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। और वहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जितने भी आइटम्स उनके अंदर आते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, और आपको ये याद करके जाने पड़ेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3. Admit Z for 3/7 share in the new firm in which he takes 2/7 from X and 1/7 from Y. The new ratio of X, Y and Z will be. अब ये भी अकाउंट से क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है। तो अकाउंट से जो आपका पार्टनरशिप टॉपिक है, यहां से जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो हर बार आता है, और वो भी इसी टाइप का आता है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे न्यू रेशियो पूछा हुआ है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, चलो तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है, मतलब पहले दो थे, एक एडमिट हुआ है, तो पहले हम इन दो का जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7:3 है इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर जेड आया जिसने 3/7 जो है वो शेयर लेकर आया है जेड, ठीक है, जिसमें से इसने 2/7 एक्स से लिया और 1/7 वाई से लिया है। तो हम एक्स और वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखो 7 का पहले कितना शेयर था, 7/10, इसका इसने 2/7 जो है वो वाई को दे दिया है, 2/7 जो है वो वाई को दे दिया है। देन वाई ने जो है वो कितना दिया है, 1/7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/10 इंटू 1/7, ठीक है, 3 है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये कट नहीं हो रहा, इसको भी हम कट नहीं करते, ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे कट, वरना डिनोमिनेटर अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए अगर आपको रेशो लिखना है न्यू। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7, यहाँ पे आ जाएगा 70, यहाँ पे आ जाएगा 3/70, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दोनों का शेयर, जो कि सेक्रीफाइस करने के बाद, जो भी उन्होंने अपने पार्ट शेयर का सेक्रीफाइस किया है उसके बाद का जो है हमारे पास आ गया, दैट इज 14/70 एंड 3/70। अब Z का कितना शेयर है, 3/7, 3/7 शेयर है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो कैसे निकालेंगे, इसको, इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 30/70। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या गिवन है, हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 30/70, 40/70 एंड 14, ठीक है। अभी तो हमने न्यू नहीं निकाला है, अभी हमने निकाला है कि इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब एक्स का अभी नया शेयर नहीं आया, अभी हमें निकालना पड़ेगा एक्स न्यू शेयर, एक्स न्यू शेयर will be 7/10 minus 14/70, ठीक है। अब आएगा ना, उसने इतना पार्ट सेक्रीफाइस किया है, तो ये रिमेनिंग आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो 49, यहाँ पे 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 35/70, है ना। देन वाई
न्यू शेयर इसका 3/10 था, इसने सेक्रीफाइस किया है 3/70, तो यहाँ पे आ जाएगा 70, 21 - 3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 18/70 एंड z का कितना आ रहा है 30/70। तो यहाँ पे हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, हमारा 29, 11 एंड 30, आंसर क्या है हमारा 29, 11। एक सेकेंड, 1/7 y से लिया है 3/10 21 माइनस, हाँ जी यहाँ पे देखने दो एक बारी, यहाँ पे आया 35/70, यहाँ पे आया है 18/70 एंड यहाँ पे आया है 30/70, है ना। तो यहाँ पे हमारा आएगा आंसर 35:18:30। ये किसी से कट रहा है नहीं, तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसको सही कर लेना, इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, आपका आंसर ये बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व, इसमें से इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। इनडिफरेंस कर्व हैव अ नेगेटिव स्लोप, then indifference curve of imperfect substitute are concave to the origin, or indifference curve do not intersect nor they are tangent to one another, and upper indifference curve indicate higher level of satisfaction। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्या इंडिफरेंस कर्व की नेगेटिव स्लोप होती है, यस। तो इंडिफरेंस कर्व का जिसका इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है उनका कनकेव जो है वो नहीं होता, उनका कन्वेक्स होता है आपका कर्व। तो यहाँ पे देखो इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स गिविंग इक्वल सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर। तो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है जिसको हम नेगेटिव स्लोपिंग कहते हैं, इस तरीके से बनता है आपका आईसी, ठीक है। देन डू नॉट इंटरसेक्ट, ये आपस में दो इंटरसेक्ट नहीं करती आईसी कर्व। देन हाई कर्व इनिशिएट हायर सेटिस्फेक्शन, तो अगर 3 ऐसे कर्व बनी हुई है तो सबसे हाई सेटिस्फेक्शन इस वाले में मिलेगी, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, फीचर ये नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आना चाहिए था। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अ फर्म इन द लॉन्ग रन ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर AC is equal to NC and MC is lowest, or MC is equal to AR is equal to MR when MC is lowest or MR is equal to MC। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो इसके जितने भी रूल्स हैं वो सारे याद करके जाने हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4th ऑप्शन, दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। कैसे? इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन यहाँ पे जो AR है इसी को हम प्राइस कहते हैं, और प्राइस जो है वो आपका MR के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइस जो है मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल आता है और वो उसके मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आता है, इसलिए एवरेज कॉस्ट भी उसके इक्वल आ जाएगी। फर्म्स में एक नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे किस टाइप का प्रॉफिट अर्न होता है? नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी याद रखना है। परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं फर्म्स। एग्जांपल इन एग्रीकल्चर व्हीट फार्मर्स एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस एंड कैन नॉट इन्फ्लुएंस इट। यहाँ पे जो आपका बिजनेसमैन है परफेक्ट कंपटीशन में या सेलर है वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता। अपनी मर्जी से ये प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि कंपटीशन है बहुत ज्यादा मार्केट में। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, इसलिए सिंगल बायर या सिंगल सेलर का जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू द ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट देयर एट्रीब्यूट इज नोन एज नॉमिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, इंटरवल और रेशियो। तो नॉमिनल डाटा में जो है हम एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, जैसे हाइट, वेट। तो नॉमिनल डाटा क्या है? इट इज कैटेगोरिकल डाटा विद नो ऑर्डर और रैंकिंग। एग्जाम्पल जेंडर, मेल या फीमेल, यहाँ पे रैंकिंग नहीं होती, ऑर्डिनल डाटा में रैंकिंग करते हैं हम, ठीक है। इंटरवल में जो है उसमें 0 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी होती है, ठीक है। यहाँ पे 0 एब्सोल्यूट 0 नहीं होता, लेकिन रेशियो में जो आपका 0 है वो एब्सोल्यूट 0 होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल टेम्परेचर है इन इंटरवल का,
एंड रेशियो का है हाइट वेट। तो सबसे बेस्ट जो स्केल है वो रेशियो स्केल माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ब्रांच मैनेजर, फोरमैन, प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, आपको यहाँ पे टॉप मिडल मैनेजमेंट, ये बिजनेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम जो आपका यूनिट है उसका क्वेश्चन है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव कौन सा मैनेजमेंट में आता है, ब्रांच मैनेजर किस में आता है, फोरमैन किस में आता है, इसको मैच करना है। तो अगर इसमें से आपको एक भी आता होगा तो आप बता सकते हो। देखो फोरमैन जो है सबसे लोएस्ट लेवल पे आता है एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव, एंड सबसे टॉप लेवल पे यहाँ पे कौन आ सकता है आपका, प्रोडक्शन मैनेजर या ब्रांच मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर आ सकता है, सॉरी ब्रांच मैनेजर आ सकता है ना। तो बी का 1 ऑप्शन देखो यहाँ पे है कहीं, या ए का 4 ऑपरेटिंग फोर्स, ये आपके ऑपरेटिंग फोर्स में आ जाएगा। देन आपका ये टॉप में आ जाएगा ब्रांच मैनेजर, ठीक है। देन आपका फोरमैन आ जाएगा लोअर मैनेजमेंट में, एंड प्रोडक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए का 4th, बी का 1, सी का 3rd एंड डी का 2nd। तो ये ऑप्शन कहाँ है हमारा, ए का 4th, बी का 2nd, बी का 1st, नहीं बी का 2nd था ना, बी का 1st है, बी का 1st एंड यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, इसको 1 कर लो क्योंकि यहाँ पे भी 2 है। नहीं, आंसर देखते हैं इसका। आंसर है फर्स्ट, दैट इज सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑपरेटिंग फोर्स है। ठीक है, फर्स्ट का 4th है। ब्रांच मैनेजर जो है वो मिडल मैनेजर है। ठीक है, ये आप सही कर लेना, ब्रांच मैनेजर जो है वो मिडल मैनेजमेंट में आएगा। ठीक है, एंड फोरमैन जो है वो लोअर मैनेजमेंट में आएगा, एंड प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो टॉप मिडल मैनेजमेंट में आएगा, दैट इज फर्स्ट। ठीक है, टॉप मिडल है, मैंने मिडल नहीं पढ़ा, सिर्फ टॉप पढ़ा है, टॉप मिडल मैनेजमेंट। क्लियर, तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। तो ये हो गया आपका डन आज के क्वेश्चंस। सो आई होप आपको जो है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से, और इससे रिलेटेड इसके टॉपिक्स भी क्लियर हो गए होंगे। क्लियर, तो इसी तरीके से हम जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं डेली। तो आपने डेली इनकी प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट जून 2025 के लिए, अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, इंग्लिश है, सोशोलॉजी है, तो आप हमारे साथ जो है वो तैयारी कर सकते हैं। आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, वहां पे आप कॉल करके कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहां पे एनरोलमेंट करवा सकते हो फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।